हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू एम टू क्रैक। आज हम स्टडी करने वाले हैं #3 जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके लिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाली जो सीरीज है, इसमें मैं सीसी पैटर्न और जो असेसमेंट है आपका सी टेट के लिए वो आप मैं कवर करूँगी। इसमें क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वो, और थोड़ा सा इसमें जो आपकी थ्योरी है सीसी पैटर्न की और असेसमेंट की, वो हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे ही रिलेटेड जो आए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस 6 साल के, वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके। हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सीसी होता क्या है। मेनली हम क्या करते हैं, पहले जो जो सीसी पैटर्न है पहले था, अब ये डिलीट हो चुका है ना। अब हमारे जो ग्रेडिंग था पहले, वो अब नंबर्स में दोबारा कन्वर्ट हो गया। पहले ये ग्रेड्स में था। इसमें क्या करना है, हमें पहले जानकारी लेनी है कि ये सीसी पैटर्न होता क्या है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। हिंदी में होता है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, या हम बोल सकते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन। दोनों नाम है इसके हिंदी में, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और एक और है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, दोनों ही बोलते हैं। ये होता क्या है, किसने दिया है, ये किसके लिए दिया गया है। ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आपका, फॉर सेकेंडरी क्लासेस बाय सीबीएसई, है ना। सीबीएसई ने दिया था फॉर सेकेंडरी क्लासेस, कौन सी ईयर में, 2009 टू 2010, इसके बीच में उन्होंने दिया था। किसके लिए, सेकेंडरी क्लासेस के लिए। ये किसके अंडर आता है, अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, जो सीसीई पैटर्न है आपका, जो सीसीई पैटर्न है वो किस एक्ट के अंदर अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको राइट चूज करना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, ऑप्शन में भी वो वेरी कर दें। तो जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। जो ये एक्ट आया था उसी में इसको दिया गया था कि सीसी पैटर्न भी आपका होना चाहिए। अब इसकी बात आती है कि कौन सी क्लास के लिए, कौन सी ग्रेड के लिए ये आपका होता है। ये आपके 6 to 8 10th की ग्रेड के लिए होता है। 6 क्लास से 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं, सेकेंडरी क्लासेस आ गई इसमें, ठीक है। सेकेंडरी क्लासेस आपके 6 to 10th ग्रेड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए इसमें ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसका मेन एम क्या है, सीसी पैटर्न का मेन एम है आपका डिक्रीज द स्टूडेंट्स वर्कलोड यूटिलाइजिंग कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन बाय टेकिंग सेवरल स्मॉल टेस्ट थ्रू आउट द ईयर इन प्लेस ऑफ अ सिंगल टेस्ट एट द एंड ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम। इन्होंने बोला था कि बच्चों का जो है वर्कलोड कम कर दिया जाए, जिसमें आप क्लास में ही बच्चों का एक एक स्मॉल स्मॉल गैप में आप बच्चों का टेस्ट लें पूरे साल, ना कि एक साल के एंड में आप उनका एकदम से टेस्ट ले लें। जब आप एक टेस्ट लेंगे एंड तक, एक तो उनके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है पढ़ने के लिए, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वर्कलोड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों का वर्कलोड कम करने के लिए, उनका भार कम करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि आप छोटे छोटे स्मॉल टेस्ट लीजिए थ्रू आउट द ईयर अपनी क्लास में, और एक सिंगल टेस्ट लीजिए लास्ट में, या 2 टेस्ट लीजिए बीच में या लास्ट में, बजाय इसके कि पूरे साल के आखिर में आप उनका एक परीक्षण लें या टेस्ट लें। इसको कम करने के लिए उन्होंने बोला था। दूसरा क्या है, एम टू इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट्स। एवरी एस्पेक्ट्स मतलब 3 एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, इफेक्टिव भावात्मक, साइकोमोटर क्रियात्मक। ये तीनों एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, उनको इवेल्युएट करना है बच्चों का, ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस इन स्कूल। जब तक वो स्कूल में प्रेजेंट है तब तक इन तीनों एस्पेक्ट्स पर आपको ध्यान देना है। को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स, उनका डिसिप्लिन, क्लास में बिहेवियर क्या है। तो सीसीए में आपको ये सब चीजें मैटर करती हैं जब तक बच्चा स्कूल में है, ठीक। अब बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की, इनके उद्देश्य क्या थे। मेकिंग द लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट फ्रेंडली। बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम प्रक्रिया है, उसको फ्रेंडली मतलब उससे वो अच्छा खासा मिलजुल कर उसको लर्न कर सके, फ्रेंडली बना सके। आपका लर्निंग प्रोसेस जो अधिगम प्रोसेस है, क्रिया है, वो अच्छी खासी आप बताएं ताकि बच्चा उससे फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। रिड्यूसिंग द डिफिकल्ट लेवल ऑफ लर्निंग। आप जो डिफिकल्ट लेवल है लर्निंग की, उसको आप रिड्यूस कर दें, बच्चे को कम से कम प्रॉब्लम हो याद करने में, है ना। डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। आप जो उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, जो अधिगम में जो परेशानियां आ रही हैं, दिक्कत आ रही है, उसको आप पहचानें, ठीक है। प्रमोटिंग रेमिडियल लर्निंग। आप उनकी डिसेबिलिटीज को पहचानें, ठीक है, उसके बाद उनका रेमिडियल करें। एक तो उसको पहचानें, फिर उसका निदान करें जो उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। एम्फेसाइजिंग स्टूडेंट सेल्फ इवेल्युएशन। आप बच्चों में ऐसी जागरूकता पैदा करें, उनमें ऐसी उनको ऐसी प्रोत्साहन दें कि वो अपना स्वयं का इवेल्युएशन कर सकें। जो सी पैटर्न है उसके कुछ मैंने ये दिए हुए हैं। कॉन्टिन्यूस, सी का मतलब कॉन्टिन्यूस,
सेकेंड सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड ई का जो ई का मतलब है इवेल्युएशन, रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट। मैंने अभी बताया था कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, क्लास में वो कैसे बोल रहा है, को करिकुलर एक्टिविटी कैसे कर रहा है, गेम्स में कैसा है, अपने एकेडमिक में कैसा है, वो सारा आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट आपको वो थ्रू आउट देखते हैं और उसको रेगुलेट करते हैं। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि होल ईयर उनका चलता रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स, मैंने भी बताया था आपको, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक निचोड़ आपको लेना है इन तीनों चीजों का, जो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इवेल्युएशन, वेराइटीज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस एंड इवेल्युएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। आप डिफरेंट टूल्स लेंगे, अगर आप बच्चों को इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसमें टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, तकनीक कौन सी यूज करेंगे बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए। सीसीई में आपके 2 टेस्ट आते हैं, परीक्षण आपके 2 आते हैं। पहला है द फॉर्मेटिव टेस्ट, ठीक है। फॉर्मेटिव टेस्ट को आप संरचनात्मक परीक्षण भी बोलते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट को आप संरचनात्मक परीक्षण भी बोलते हैं, और सम्मेटिव टेस्ट को आप योगात्मक परीक्षण भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। संरचनात्मक परीक्षण और आपका योगात्मक परीक्षण, ये 2 टेस्ट होते हैं आपके सीसीई पैटर्न में। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होते हैं? कंप्रेसिस ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास परफॉर्मेंस, क्लास वर्क, होमवर्क, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट असाइंड एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज कंडक्टेड इन क्लास। ये वही चीजें हैं कि पूरे साल में आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों का असेसमेंट करना है, उनको इवेल्युएट करना है, उनका परफॉर्मेंस देखनी है, क्लास वर्क कैसा है, होमवर्क कैसा है, आपने उनको असाइनमेंट दिया वो क्या करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टुकड़ों में बांटकर बच्चों का असेसमेंट में हेल्प करते हैं, बच्चों के इवेल्युएशन में हेल्प करते हैं। जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो वो आपका फॉर्मेटिव टेस्ट में इंक्लूड होता है। जैसे आप अपना क्लास में टेस्ट ले रहे हैं, यूनिट टेस्ट ले रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं, इसमें सीसीई में आपकी FA1 FA2 यानी फॉर्मेटिव टेस्ट 1, फॉर्मेटिव टेस्ट 2 4 होते थे, FA1 FA2 FA3 FA4, यानी फॉर्मेटिव टेस्ट 1, फॉर्मेटिव टेस्ट 2, फॉर्मेटिव टेस्ट 3 और फॉर्मेटिव टेस्ट 4 जब आपका सीसी पैटर्न था। तो फॉर्मेटिव 1 और फॉर्मेटिव 2 यानी FA1 FA2 के बाद आपका समेटिव टेस्ट होता था SA1। यानी अगर कुल मिला के मैं बोलूं तो फॉर्मेटिव टेस्ट आपके 4 होते थे और समेटिव टेस्ट आपके 2 होते थे, SA1 और SA2। अगर हाफ ईयरली बोलूं तो SA1 एनुअल एग्जाम होता था आपका SA2, राइट। यानी समेटिव असेसमेंट 1 and 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 2 3 4, 6 चीजें आपके टेस्ट में आती थी। फॉर्मेटिव टेस्ट में आपके यूनिट टेस्ट होते थे या क्लास टेस्ट होते थे, जो एक एक टाइम ड्यूरेशन के गैप में होता था, लेकिन ये फिक्स था कि 2 फॉर्मेटिव टेस्ट के बाद आपका एक समेटिव टेस्ट होना जरूरी होता है। FA1 FA2 के बाद SA1, FA3 FA4 के बाद SA2, जो आपका एनुअल एग्जाम होता है। तो फॉर्मेटिव में हम पूरे साल में बच्चों के थोड़े थोड़े टुकड़े में टेस्ट लेते हैं, उनका परफॉर्मेंस जानते हैं। समेटिव में क्या होता है? 3 hour रिटर्न टेस्ट टू टेस्ट द एकेडमिक इंसाइट ऑफ द स्टूडेंट। 3 घंटे का टेस्ट होता है, चाहे आप देखें तो हाफ ईयरली में भी 3 घंटे का होता है, और जो आपका एनुअल होता है वो भी 3 hours का होता था। जबकि जो समेटिव है वो आपका वैरी कर जाता है 1 घंटे का, आधा घंटे का, 45 मिनट, डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द टीचिंग मटेरियल, ठीक है। जो आपने पढ़ाया है बच्चों को उसके हिसाब से वो जो आपकी टाइमिंग है वो वेरी कर जाती थी। तो सीसीई में आपके 2 टेस्ट आते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट एंड समेटिव टेस्ट, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। असेसमेंट आपके कैसे कितने होते हैं? जो आपका आकलन होता है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट जब हम करते हैं बच्चों का, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो असेसमेंट भी करते हैं, साथ साथ आकलन करते हैं बच्चों के अधिगम का। तो ये आपके 4 होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। सेकेंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन, राइट, या अधिगम के साथ आकलन, ये भी बोल सकते हैं आप, दोनों बोल सकते हैं, अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के साथ आकलन, ठीक है। लर्निंग इन असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन, ठीक है, अधिगम में आकलन। अब एक एक बार देखते हैं हम क्या क्या होता है इसमें। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए यानी आप लर्निंग के लिए असेसमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या आता है? एक तो आप जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो लर्नर है, अधिगम करता है, जो लर्नर्स है, बच्चे हैं आपके, आप उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, उनको देखते हैं, है ना, उनके प्रोग्रेस को देखते हैं, क्या बच्चा क्या लर्न कर रहा है वो देखते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है? स्कोप होता है फॉर द इम्प्रूवमेंट। आप बच्चे को मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बाद आप उनके इम्प्रूवमेंट में स्कोप को सोच रहे हैं कि अच्छा इस बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो इसके इम्प्रूवमेंट पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं,
ठीक है। उसके बाद आप डाटा कलेक्शन करते हैं, अपनी चीज़ों को आप लिखते हैं कहीं पर कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद आप उसको फीडबैक देते हैं या आप उसको फीडबैक देने की तैयारी करते हैं कि बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो आगे जाके मैं उसको कैसा क्या फीडबैक दूँ जिसकी वजह से उसका जो अधिगम है, लर्निंग है, वो सही हो जाए, है ना। जब आप देखते हैं, अपने आप को असेस करते हैं अधिगम के दौरान या अधिगम के लिए, तो उसमें क्या कहते हैं, आपकी अगर कोई चीज़ गलत हो गई है या आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी टीचिंग को रीप्लान कर सकते हैं, है ना। आप अपनी टीचिंग जो प्रोसेस है उसको रीप्लान करके उसको इनोवेटिव फॉर्म में या आप उसको इम्प्रूव फॉर्म में दोबारा उसको कर सकते हैं। ठीक है। इसमें टीचर और स्टूडेंट का दोनों का रोल होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट का दोनों का रोल होता है, ये ध्यान रखिएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग में, अधिगम के लिए आकलन में बच्चा और जो शिक्षक है, शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों का अहम भूमिका होती है, दोनों का रोल होता है। ये तो बात होगी अभी असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है। जो आपका सेकंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन। इसमें क्या होता है, अच्छा, असेसमेंट फॉर लर्निंग में पहले वाले में आपका फॉर्मेटिव फीडबैक होता है, यानी फॉर्मेटिव आपका असेसमेंट होता है, यानी संरचनात्मक जो है उसका आप ध्यान देते हैं, क्योंकि आप हैंड टू हैंड बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, हैंड टू हैंड, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे गैप में। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, अधिगम का आकलन, इसमें आप समेटिव टेस्ट देते हैं आखिरी में या मिड में, ठीक है, आखिरी में या मिड में। इसमें क्या होता है, ये एंड टर्म्स में होता है, योगात्मक जो है वो होता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे टाइप होते हैं, है ना, एंड टर्म्स आता है इसमें। जो फाइनल एग्जाम होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या करते हैं, आप जजमेंट करते हैं, जज करते हैं बच्चों को इंटरनली और एक्सटर्नली, है ना। क्या होता है, आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, मे बी आपकी कॉपी या कोई और चेक करो, लेकिन यूनिट टेस्ट की जो कॉपीज होती हैं, FA1 की कॉपी होती है वो आपकी क्लास टीचर ही चेक करती है, जो आपको स्टडी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट टीचर है वो चेक करता है। लेकिन जो इसमें समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोग होते हैं, दोनों लोग आपका असेसमेंट करते हैं। क्या पता जो आपके सेक्शन में मैम है जो आपको पढ़ाती है वो ना चेक करके दूसरे सेक्शन के टीचर चेक करे, है ना, क्योंकि वो ऐसे टाइप है और लार्ज है और ज़्यादा नंबर का होता है, ज़्यादा टाइम का होता है, तो आपको जज करना होता है, आपको नंबर प्रोवाइड करने होते हैं हर बेस पर। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग विद इवेल्युएट, जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होते हैं वो लर्निंग जो आपने अधिगम किया है उसका मूल्यांकन इवेल्युएट करने के लिए होता है ना। आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है उसके बाद का ये असेसमेंट होता है, जबकि जो आपका पहला वाला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपके टीचिंग के ड्यूरेशन में होता है, टीचिंग प्रोसेस में होता है, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो टीचिंग प्रोसेस के बाद होता है। इसमें जो मेन रोल होता है वो खाली टीचर का होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम का आकलन में जो रोल होता है वो सिर्फ टीचर का ही होता है, जबकि पहले वाले में आपको जो रोल है वो किसमें होता है, किसका होता है, टीचर एंड स्टूडेंट का ही रोल होता है खाली। तीसरा बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है याद करने की, है ना, बच्चा अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अधिगम करने की, जो शिक्षार्थी है वह खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाता है सीखने के लिए, है ना। बच्चा इसमें अपने आप को खुद इवेल्युएट करता है या फिर जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके साथी हैं, जो उसका समूह है, मित्रों का समूह है या क्लास में जो बच्चे हैं उनका समूह है, उसके द्वारा वो इवेल्युएट करता है। या तो वो उनसे इवेल्युएट कराएगा अपने आप को, या तो वो स्वयं अपने आप को इवेल्युएट करेगा, है ना। फीडबैक देते हैं वो बच्चे, वो अपने आप को भी फीडबैक देता है या बच्चे उसको फीडबैक देते हैं। बच्चा इसमें स्वतंत्र रहता है, बच्चा जिसमें स्वतंत्र रहता है, फ्रीडम लेता है, और बच्चा जो है वो अपनी ड्यूटीज को स्वयं निभाता है ना। सेल्फ लर्निंग, पीयर लर्निंग, कोलैबोरेशन लर्निंग, ये सब आपकी आती है असेसमेंट एज लर्निंग में। इसमें खाली स्टूडेंट का ही रोल होता है, ध्यान रखना, इसमें खाली स्टूडेंट्स का ही रोल होता है, क्योंकि स्टूडेंट ही अपने आप को लर्निंग के लिए प्रोत्साहन देता है, अपने आप का मूल्यांकन स्वयं करता है या फिर उसकी पीयर ग्रुप कब करता है। कोलैबोरेशन में, समूह में सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, उससे सीखता है। इसमें सेल्फ इवेल्युएशन, पीयर इवेल्युएशन है, कोलैबोरेशन, जो आपकी एक्टिविटीज होती है वो सारी आती हैं। फोर्थ नंबर का है आपका असेसमेंट इन लर्निंग, ठीक है, ये अभी दोनों नए हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और असेसमेंट इन लर्निंग, ये तीनों अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करते हैं, असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन, आप अधिगम करा रहे हैं बच्चों को, अधिगम कर रहे हैं, उसी के बीच बीच में आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है। जैसे अगर क्लास में बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है या टीचर ने कोई टॉपिक बताया, तो उसमें बीच में वो उस टॉपिक का आकलन कर सकती है या कर सकता है कोई बच्चा बाय
यूजिंग क्वेश्चन एंड आंसर। वो क्वेश्चन आंसर पूछ के छोटे छोटे टाइम में वो उनका इवेल्यूएशन कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है। इसमें आपका इंटीग्रेटेड इवेल्यूएशन होता है, सब मिला जुला कर आप चाहे उससे क्वेश्चन पूछें, चाहे ब्लैक बोर्ड पे आप उसको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछ लें, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई सा भी मेथड आप टेक्निक कोई भी यूज कर सकते हैं उसके इवेल्यूएशन के लिए। ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स का अगर आपको आकलन करना है तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब आप मैं दोबारा बता रही हूँ, फर्स्ट में असेसमेंट फॉर लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों सहभागी होते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में खाली टीचर का मेन रोल होता है। असेसमेंट एज लर्निंग में खाली बच्चे का रोल होता है। और असेसमेंट इन लर्निंग, इसमें दोनों का ही रोल होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन ज़्यादा जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा टीचर का होता है, फिर थोड़ा पार्ट आपका स्टूडेंट्स का होता है। तो ये हो गया आपका असेसमेंट कंप्लीट। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, एक चीज़ और आ गई है, कॉम्पोनेंट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है आपका कंटेंट। कंटेंट होना चाहिए, भाई पढ़ाना है तो टीचिंग के लिए कंटेंट भी होना जरूरी है। आपको उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या क्या होंगे, और आपके लर्निंग असेसमेंट प्रोसीजर क्या क्या होगा। कंटेंट पढ़ाना क्या है, उस पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, आप टीचिंग कर रहे हैं तो क्या क्या उद्देश्य होंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस कौन कौन से होंगे, और असेसमेंट प्रोसीजर आपका क्या होगा। ये चारों कंपोनेंट्स आपके असेसमेंट के होते हैं। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, जो असेसमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले असेसमेंट जो है उसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। असाइनिंग रैंक टू द स्टूडेंट्स, हम रैंक की बात करते ही नहीं है, हम बच्चे को रैंक नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड टॉपिक्स, यस अभी बताया था कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप री टीचिंग करते हैं, है ना, आप उनकी प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं। लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर, नहीं ये हम नहीं करते हैं, इसमें असेसमेंट में नहीं करते हैं। मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड, ये भी नहीं है। हम बच्चे को केंद्र पे रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए सोचते हैं, उसके साथ सोचते हैं कि उसको चाहिए क्या। तो असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ऑप्शन 2 जो है आपका वो बिल्कुल सही है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल क्या होता है, क्या शामिल होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 टेस्ट होते हैं, सीधे आंसर आपका 4th आ जाएगा। बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, बिल्कुल सही है कि आप असेसमेंट के लिए सीसीई में आप फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों ही यूज करते हैं। संरचनात्मक और आपका योगात्मक जो परीक्षण होता है उसमें आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाते हैं कि कैसे कैसे आपको टेस्ट लेने हैं, ये दोनों आप इंक्लूड होते हैं। तो दोनों का आंसर है ये आपका फॉर्मेटिव और समेटिव, यानी 4th ऑप्शन आपका सही है। असेसमेंट क्या होता है, नंबर 1 यानी मूल्यांकन क्या होता है, शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी। ये सेपरेट एक्टिविटी नहीं होती, कोई अलग से कोई ये इसको टेक्निक नहीं दी गई है। शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, नहीं, हम सिर्फ मार्क्स के बेस पर हम असेसमेंट नहीं करते हैं। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एमसीक्यू ही दें, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है, शुड बी ए पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आप सारे असेसमेंट करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो सही है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो असेसमेंट है उसका रीजन का, देखो बार बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि बच्चा जो है इसमें सेंटर में रहता है, हम बच्चे की भलाई के लिए सोचते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, उसके फायदे के लिए सोचते हैं। तो नंबर 1 देखिए, टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स, बिल्कुल नहीं करते हम असेसमेंट में, एवेल्यूएशन में बच्चों को ये नहीं जताना चाहते हैं कि वो नॉन अचीवर है, अचीवर है, लो अचीवर है, एवरेज है, हाई है, नहीं, हम ये सब भेदभाव नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते हैं। वो हम एक एवेल्यूएशन देते हैं रिपोर्ट कार्ड पर, लेकिन हम उनको जताते नहीं हैं, हम सेपरेट नहीं करते हैं। बच्चे सारे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सिर्फ उनको हम लेबलिंग कर देते हैं, वो भी एंड में, है ना। सेकेंड है टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, यस हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव करनी है, उसके लिए करते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस in learning that take place in the children over a period of time,
समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बिल्कुल सही है, पता लगाते हैं। सेकंड है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, बिल्कुल सही है। ये दोनों चीजें हम देखते हैं, बच्चे में कितना प्रोग्रेस आ रहा है, कितना देखते हैं, ये हम करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम करते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं। टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस एरिया ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल सही है। हम उनके अंदर स्ट्रेंथ ढूंढते हैं, चैलेंजेस ढूंढते हैं, क्या उनके अंदर पोटेंशियल है वो ढूंढते हैं, कोई अगर वो चैलेंजेस फेस करें तो उसका निदान करते हैं, डायग्नोस करते हैं, फिर उसको रेमेडियल चीजें देते हैं। तो आपका नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करते हैं। पीटीएम में हम ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के साथ हम ये लोग चीजें डिस्कस करते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कमियां क्या है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। तो देखें क्या है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किस किस में है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड, फोर्थ में सेकंड और फोर्थ है, खाली थर्ड भी बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके तीनों बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। Grading, coding, marking, and credit accumulation system are some of the example of grading, coding, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों डैश के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा के उत्तर पत्रों कोई मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं भाई, जो उत्तर प्रश्नों पर उत्तर के जो उत्तर पत्रों जो होते हैं उसका मूल्यांकन करने के प्रोसीजर, ये अभी देखते हैं सही है कि नहीं है। सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास, बिल्कुल नहीं, जहां बच्चे का डिस्क्रिमिनेशन आ गया उस ऑप्शन को तुरंत ही हटा दीजिएगा। डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन द रिपोर्ट कार्ड, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको नहीं देखते हैं। स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, हाँ आप अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आके आकलन की गणन विधि, आप बच्चों ने जो अचीवमेंट किया है, लर्निंग ना, लर्नर जो है उसकी जो स्कोरिंग है, जो स्कोर किया उसको दर्शाने के लिए आप ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन यानी मार्क्स, क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट कोड दे रहे हैं, कोड ग्रेडिंग दे रहे हैं, ग्रेडिंग किसके दे रहे हैं? लर्नर के अचीवमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। स्कोरिंग प्रोसीजर, असेसमेंट जो आकलन कर रहे हैं उसके प्रोसीजर को जब आप स्कोर प्रोवाइड कराते हैं तो किसका? लर्नर के अचीवमेंट का, ना कि हम आंसर शीट को दे रहे हैं, आंसर शीट को नहीं दे रहे हैं। आंसर शीट में जो बच्चे ने किया है, जो लर्नर ने लर्न किया है, जो अचीव किया है उसको आप स्कोर दे रहे हैं। तो नंबर 1 में और नंबर 4 में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। आंसर शीट को आप इवैल्यूएशन प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों के अचीवमेंट को एसेस कर रहे हैं जिसको आप स्कोरिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो नंबर 4 इज द राइट आंसर। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर टू, जब असेसमेंट है, जब आप असेसमेंट कर रहे हैं लर्नर का, असेसमेंट ऑफ लर्नर, टीचर असेसमेंट कर रहा है, ध्यान रखना टीचर का मेन रोल होता है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स में, ठीक है। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द लर्नर, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मेक एबिलिटी ग्रुप टू लर्न इन द क्लासरूम, प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचर। इसमें से आप क्या करेंगे? क्या आंसर आपका सही होगा? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, आप ये देखेंगे, या फिर इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मेंटेन दी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द लर्नर। नंबर 1 जो है वो आपका सही है। इसमें मेन जो आपका रोल होता है वो टीचर का होता है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, बिल्कुल सही, टीचर का रोल होता है। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ध्यान में रखते हैं, बच्चे ने क्या सीखा है उसका रिकॉर्ड आप इवेल्युएट करके आप उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो जो नंबर 1 है ऑप्शन वो आपका बिल्कुल सही है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, ये आपका असेसमेंट फॉर लर्नर्स में आएगा, है ना। जो आप बच्चों के लिए सोचे पेडागोजी आपको सुधारनी है तो वो उसमें आएगा, लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो आप सही ऑप्शन में आएगा। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू, किसके लिए कर सकता है? नो चिल्ड्रन प्रोग्रेशन अचीवमेंट लेवल, देखते हैं अभी। नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, assess child performance at periodical interval and certify her performance, भाई सर्टिफाई नहीं करेंगे तो ऑप्शन थर्ड तो आप निकाल दीजिए। मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल टू फिल देयर लर्निंग गैप्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा?
नोज चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, है ना। आप क्या करते हैं, आप बच्चों के प्रोग्रेस को देखते हैं, ठीक है। जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, आप उसमें लर्नर्स के प्रोग्रेस को देखते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसमें आप अचीवमेंट लेवल देखते हैं, उसने बच्चे ने एंड में कितना अचीव किया है। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। सी सीधे लिखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, बच्चे की प्रोग्रेस को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं उसको। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आप उसके अचीवमेंट लेवल को एंड में आफ्टर टीचिंग प्रोसेस चेक करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इनमें से कौन सा सीसीए पैटर्न से रिलेट नहीं करता है। इट हैज बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। इट फोकसेस ऑन चाइल्ड अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, बिल्कुल सही है। इट इज यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट, नहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते हैं। तो नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, वो सीसी पैटर्न में नहीं आता है। Which of the following is not a suitable learning material for students who are partially sighted, जिसको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है बच्चे को, उसके लिए सूटेड नहीं है। लार्ज प्रिंटेड बुक बिल्कुल सही है, उसको जब लार्ज प्रिंटेड बुक हो तो ढंग से देख पाएगा। 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। टॉकिंग बुक्स, फेल्ट, बुलेटिन बोर्ड्स, आप बोलती पुस्तक को कर सकते हैं, ठीक है। और स्पर्शीय सूचना पट भी आप दिखा सकते हैं। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, भाई आप छोटा लिखेंगे, एक तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, ऊपर से आप उसको छोटी प्रिंट वर्कशीट पकड़ाएंगे तो वो नहीं देख पाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही आंसर है। इवेल्यूशन प्रोसेस शुड एम एट, इवेल्यूशन मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होता है। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, आप बच्चों को लेबल नहीं करते हैं, गलत है। सिग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, नहीं। जहां डिस्क्रिमिनेशन आ गया तुरंत ऑप्शन को हटा दीजिए। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं भाई, बच्चों के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हम उनको नहीं पहचान रहे हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते कि भाई कौन से हाई अचीवर उनको प्राइस मिलेगा। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से क्या ज़रूरत है आप उसको पहचानने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं। नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद अब हाँ मैं बता रही हूँ आपको कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं सीटेट के लिए। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग डिफिकल्टीज होती है बच्चे को, लिखने में, ठीक है, पढ़ने में और बोलने में दिक्कतें होती हैं। क्या क्या दिक्कतें होती हैं। रिवर्सिंग द पोजिशन ऑफ लेटर, जो लेटर दिया है ना, लेटर जो है एक वर्ड बनता है लेटर से, वो रिवर्स कर देते हैं क्योंकि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लेटर्स को लिखने में गलती कर सकता है या करता है। स्ट्रगलिंग विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब वो देख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है, तो रीडिंग नहीं कर पाएगा। डिलेड स्पीच, अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो सोच समझ से बहुत देर से बोलेगा कि मैं बोलूँ क्या, है ना। जब वो रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम है तो उसको बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी। डिफिकल्टी लर्निंग ऑडिटरी, उसको सुनने में और बोलने में प्रॉब्लम होगी। हैविंग डिसऑर्डर विजुअल प्रोसेसिंग में हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन, उसको प्रॉब्लम होगी देखने में भी, राइट। तो उसको होगा डिसलेक्सिया। लिखने में, पढ़ने में, है ना, और बोलने में और आपको रीडिंग करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिसलेक्सिया में आएगा। ADHD, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है बच्चा जो है ना वो शांत नहीं बैठता है, वो बहुत ज्यादा, एक तो होते हैं शरारती बच्चे, होते हैं बहुत ज्यादा शरारती बच्चे जो बहुत ज्यादा जिनको प्रॉब्लम होती है, वो शांत नहीं बैठ सकते, है ना। बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड और फॉरगेटफुल, या तो वो चीजें भूल जाएंगे या तो वो ऑर्गेनाइज करने में उनको प्रॉब्लम होगी। क्वाइट नहीं बैठ सकते हैं, अटेंटिव नहीं रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उनको कंसंट्रेशन में, वो बेचैन रहते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, मूड स्विंग एंड इमोशनल आउटबर्स्ट, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, मूड स्विंग हो जाएगा, अभी खुश है फिर बाद में गुस्सा हो जाएगा या उदास हो जाएगा, तो उसमें ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं ADHD में। डिसकैलकुलिया, इसमें कहते हैं इसमें आपका मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो उसकी एडिशन में हो, ऑपरेशंस जो होते हैं मैथ्स में उसको अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो उसको, है ना, आपके जो टाइमिंग है उसको कैलकुलेट करने में, है ना, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में, मतलब मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो फेस कर रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आ जाएगा डिसकैलकुलिया में, ठीक है। कैलकुलस मतलब आपका मैथ्स।
डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है, उसके हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, अपने थॉट्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। भी जब वो लिख नहीं पाएगा, हैंड राइटिंग समझ नहीं पाएगा, तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये सब चीज़ें आपकी आती हैं डिस्ग्राफिया में, है ना। बहुत देर लगाएगा लिखने में, उसको पेंसिल होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा उसकी इंग्लिश या हिंदी बहुत वीक होगी। जब वो लिख नहीं पा रहा है, हैंड राइटिंग लिख नहीं पा रहा है अपनी बातों को, तो वो बोलने में भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाएगा। अगर वो लिख रहा है और उसको प्रॉब्लम है लिखने में, तो वो बहुत ज़ोर से बातें भी करेगा। अगर वो लिख रहा है तो जो लिख रहा है ना, उसको ज़ोर ज़ोर से बोलेगा भी। तो ये पहचान होती है कि उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, हैंड राइटिंग में उसको प्रॉब्लम आ रही है, और इसकी वजह से वो कम्युनिकेट भी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये आपकी डिसेबिलिटीज हैं कुछ लर्निंग की, इससे बेसिस पे क्वेश्चन है कुछ। पहला है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम। पहला है एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, पढ़ने में के प्रति चिंता, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है इसको, ठीक है, यानी रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर, पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है शब्द को। पुअर वोकेबलरी स्किल, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, उसकी वोकैब बहुत ज्यादा कैसी है आपकी, सही नहीं है। डिफिकल्ट विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग व्हाट वाज रीड, उसको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको याद रखने में। यानी ये सारी आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, है ना, ये सब चीजें, ये मिक्सचर है इसका। तो ये सब चीजें क्या है, एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट, ऑटिस्टिक सोलिंग बच्चा वो होता है जिसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, जो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सब चीज़ों की बात है। अ क्रिएटिव स्टूडेंट नहीं भाई, वो सृजनात्मक विद्यार्थी नहीं है। अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसको लर्निंग यानी लर्न अधिगम करने में प्रॉब्लम है। अब उसको मेंटल डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं दी है जिसकी वजह से आप ये बोल दें कि वो बच्चा मानसिक रूप से रोगी है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं ये सारी, है ना, जो अभी मैंने बताई थी उसमें से ये सारी हैं, एक एक करके साथ में आज आ रहा है। तो ये क्या है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन थ्री जो है वो बिल्कुल सही है आपका। अब प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड, डिसलेक्सिया में क्या होता है भाई, उसको रीड करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रीड करने प्रॉब्लम होती है, यानी ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर है। चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, आप डिसलेक्सिया के बच्चे को कैसे पहचानेंगे। फाइंड आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, कोई मतलब नहीं है। फॉलोइंग फिजिकल हेल्थ चेकअप, फिजिकल हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, रीडिंग और राइटिंग स्किल से आप पहचान पाएंगे कि वो बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है। असाइनिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हाई ऑर्डर प्रॉब्लम, नहीं, इससे तो मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया, असेसमेंट, सीसी और लर्निंग डिसेबिलिटीज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ टर्न से बजा दीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। टेक केयर।